हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है BSDC 134 का है और चलते चलते इसमें आज देख लेते हैं उपन्यास और कहानी में अंतर। और कुछ देखेंगे आत्मकथा और जीवनी में अंतर, क्योंकि सिमिलरिटीज जनरली इनमें होती है तो डिससिमिलरिटीज भी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ ले, ठीक है ना। तो उपन्यास और कहानी, इसके पहले शुरू करें। क्या करना है आपको पता है? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप के। इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले जान लें कि उपन्यास है क्या, है ना। उपन्यास और कहानी ऑलरेडी वीडियो में मैंने बताया, थोड़ा संक्षिप्त में यहाँ पे बता देती हूँ। अगर हम थोड़ा सा शब्द पे जाए तो उपन्यास में यहाँ पर उप और प्लस न्यास दो चीजें हमें मिल रही, ठीक है। क्या मिल रही है? उप मिल रही है और प्लस न्यास मिल रहा है। तो उप, उपसर्ग और न्यास जो पद है इन दोनों के योग से बना हुआ है, ठीक है। और जिसका अर्थ उप का मतलब समीप होता है, हमें पता है। और न्याय, न्यास या न्याय रखना यानी स्थापित करना, ठीक है। निकट रखी हुई वस्तु। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह वस्तु या कृति या रचना जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि वह उसी की है, उसी के जीवन की कथा उसी की भाषा में कही गई है, यह उपन्यास कहलाती है, ठीक है। सही है ना। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया। उपन्यास उप प्लस न्यास, ठीक है। तो यहाँ पर उपन्यास का जो मूल अर्थ होता है निकट रखी हुई वस्तु, किसी आधुनिक युग में इसका प्रयोग साहित्य में विशेष रूप में होता है, ठीक है। तो एक ऐसा वर्णन जो पाठक को पढ़ते वक्त ये ऐसा फील हो कि वो बहुत उसके जीवन के बहुत निकट है, ठीक है। वह उसके जीवन को बहुत निकट से प्रस्तुत कर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं कहानी, ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा? उपन्यास देखा। अब हम यहाँ पे कहानी देख लेते हैं कि कहानी क्या कहलाती है। देन इसके बाद इनका अंतर देखें। तो कहानी जो होती है गद्य साहित्य की सबसे अच्छी रोचक लोकप्रिय विधा होती है, हमें पता ही है, ठीक है। और इसमें मार्मिक, भावात्मक और कलात्मक वर्णन होता है कहानी में। तो हिंदी गद्य की वह विधा जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देते हैं, वो कहानी कहलाती है, ठीक है। तो हिंदी गद्य की वह विधा जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देते हैं, जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न हो, उसे कहानी कहा जाता है। बाकी डिटेल के लिए हमारे पुराने वीडियो देख लीजिएगा तो आपको वहां पे इनके अच्छी तरह से अर्थ मिल जाएंगे। अब इनमें अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर क्या है? उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण होता है, क्योंकि उपन्यास बड़ा होता है, ठीक है ना। एक 1 2 3 4 पार्ट इसके बन जाते हैं, बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं, एक ही उपन्यास इतना बड़ा होता है। तो उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण मिलता है, यानी बहुत बड़ा वर्णन होता है। कहानी में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है, ठीक है ना। अगर उपन्यास है तो उसमें बड़ा चित्रण मिलेगा, बड़ी कहानी होगी, बड़ा वो उपन्यास होगा। लेकिन कहानी में जीवन के किसी एक क्षण का, किसी एक अंश का जो होता वर्णन होता है, ठीक है। बचपन का होगा, जवानी का होगा, बुढ़ापे का होगा, किसी एक पल का, किसी एक एज का, उम्र का। उपन्यास का आकार बड़ा होता है, जैसा मैंने कहा बड़ा होता है तो चित्रण भी व्यापक ही होगा, सीधी सी बात है। इसका कनेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो आप चाहे तो पहले में लिख सकते हैं कि उपन्यास का आकार बड़ा होता है, फिर ठीक है। और कहानी में बड़ी से बड़ी कहानी भी छोटे छोटे उपन्यास से छोटी होती है। तो कहानी कितनी भी बड़ी क्यों न लिखी जाए, लेकिन वह कितना भी छोटा उपन्यास क्यों ना हो, उससे वो छोटी ही रहेगी। तो मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि उपन्यास का आकार क्या होता है। उपन्यास का आकार बड़ा होता है, पहले लिखिएगा। फिर लिखिएगा कहानी का आकार छोटा होता है, ठीक है। फिर लिखिएगा कि उपन्यास कई भागों में होती है। और फिर लिखिएगा दूसरा जो इसका टॉपिक बनाइएगा, तो उसमें लिखिएगा कि बड़ी से बड़ी कहानी भी छोटे छोटे उपन्यास से छोटी होती है। फिर इसके बाद लिखिएगा कि उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण होता है और कहानी में जीवन किसी एक अंश का चित्रण होता है। इस तरह से कंटिन्यू बना के लिखिएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? आकार से होगी। फिर उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि बड़ा होता है तो सीधी सी बात है, बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारे पात्र जो होते हैं बीच में एंट्री करते हैं, ठीक है ना। और कहानी में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। जब कहानी ही छोटी होती है तो पात्रों की संख्या भी इसमें कम ही होगी। और उपन्यास जब
जब बड़ा होता है तो पात्रों की संख्या भी बड़ी होगी। ओके, उपन्यास में घटनाओं का बाहुल्य होता है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक क्रम में चलती रहती है, रोचक जो रोमांच से भरपूर होता है उपन्यास, है ना, इसे तो लोग पढ़ना इसको पसंद करते हैं। और कहानी में घटनाओं की संख्या सीमित रहती है, मतलब किसी एक घटना को लेकर कहानी लिखी जाती है। तो सीधी सी बात है, जब किसी एक अंश को लेकर के कहानी लिखी जाएगी तो उसमें एक ही घटना का वर्णन होगा, लेकिन उपन्यास जब इतना बड़ा इतना विस्तृत है तो उसमें हजारों घटनाओं का वर्णन होता है, तो घटनाएं उसमें बहुत होती हैं, किसमें, उपन्यास में, और कहानी में घटनाएं सीमित होती है। उपन्यास में विचारों को विस्तार से रखे जाने की गुंजाइश होती है, यानी विचारों को विस्तार से एक के बाद एक रखा जाता है, और कहानी में विचार को सांकेतिक रूप में रखा जाता है। ठीक है, उपन्यास में स्थान और काल की सीमा विस्तृत हो जाती है, लंबा चौड़ा हो जाता है, और कहानी में प्राय एक स्थान और एक काल का चित्रण होता है। एक ही स्थान होगा, यदि मान लीजिए भारत है तो भारत, नेपाल है तो नेपाल, कोई एक देश है, गांव है, शहर है, तो वो स्थान हो जाता है। ठीक है ना, और एक ही काल रहता है, वही अवधि, वही टाइम, वही समय होता है कहानी में, लेकिन उपन्यास में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, विषय के अनुरूप कहानियों में भेद हो जाते हैं। घटना प्रधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक में। इसलिए बता दें कि हो सकता है कहानियों के भेद लिखने को आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो घटना के ऊपर कहानी होती है, वातावरण के ऊपर होती है, चरित्र के ऊपर, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। चलिए, ये हो गया। अब इतिहास सॉरी उपन्यास और कहानी में अंतर। अब जल्दी से जीवनी और आत्मकथा में अंतर ले लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और देख लेते हैं जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, जो हम सिर्फ इसमें लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर रेखा चित्र और संस्मरण, रेखा चित्र और संस्मरण में ले लेते हैं कि क्या फर्क है इसमें। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाता है, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र का मतलब ही होता है कि एक मन में चित्र का बन जाना। तो जब किसी घटना, स्थान, दृश्य आदि का वर्णन इस प्रकार किया जाए कि पाठक के मन में उसका A to Z चित्र यानी रेखा चित्र बन जाए, तो वो रेखा चित्र कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार के वर्णन का तटस्थ होना आवश्यक होता है। जबकि इसके विपरीत, जब लेखक अपने किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बीती घटना अथवा दृश्य का स्मरण कर उसका वर्णन करता है, तो उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण यानी याद, बस इतना याद रख लीजिएगा। तो याद का मतलब ही होता है किसी और चीज, किसी और व्यक्ति, किसी और वस्तु के बारे में, घटना के बारे में वर्णन करना। तो जब लेखक किसी वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य का वर्णन करता है और उस पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि उसके जीवन से जुड़ा हुआ है या उसे हूबहू वो देख रहा है, तो रेखा चित्र कहलाता है। और जब यहाँ पर लेखक क्या करता है, जब लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की घटना को, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के दृश्य को स्मरण करता है, याद करता है और उनका वर्णन करता है, लिखता है, तो वो संस्मरण कहलाता है। रेखा चित्र में वर्णन का हूबहू होना आवश्यक है, वर्णन का हूबहू होना आवश्यक है। किसमें, रेखा चित्र में, ये देखिए हूबहू। और संस्मरण में उसका स्मृति के आधार पर लिखा जाना। और संस्मरण में किसके आधार पर लिखा जाता है, स्मृति यानी याद के आधार में। तो रेखा चित्र में पहले उस चीज को देखना जरूरी होता है और देखने के बाद लेखक उसको लिखता है, और उसको जब हम पढ़ते देखते हैं तो हमें लगता है A to Z है। और संस्मरण में क्या होता है, व्यक्ति किसी से मिला हुआ होता है और उसकी यादें ताजा होती हैं उसके दिमाग में, उसकी स्मृति में, और उसके आधार पर वो लिखता है। ठीक है, तो ये रेखा चित्र और संस्मरण यानी याद, तो इससे आप बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक अन्य बात ये भी है कि रेखा चित्र में लेखक का वर्णित घटना, व्यक्ति आदि के साथ निजी संबंध होना आवश्यक नहीं है। रेखा चित्र में जरूरी नहीं है कि जो वो कुछ कर रहा है, कुछ लिख रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में, स्थान के बारे में, तो उसका निजी संबंध हो। लेकिन संस्मरण में यह आवश्यक है, भाई जब वो पर्सनल उससे मिलेगा, उससे जानेगा, तभी ना उसके पास वो चीजें यादें रहेंगी। तो संस्मरण के लिए आवश्यक होता है, संस्मरण में लिखने के लिए जरूरी होता है कि लेखक व्यक्ति, घटना आदि के साथ व्यक्तिगत संबंध रहा हो, उसकी बातें वो जानेगा, उसने वो उस व्यक्ति ने उस लेखक को अपने बारे में बताया होगा। आज लेखक के दिमाग में वो चीजें हैं, यादों के रूप में, स्मृति के रूप में बैठी हैं, और आज उस चीज को वो लिख रहा है। तो ये रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर हो गया। ठीक है, आई थिंक जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। रेखा चित्र अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है, और भविष्य का कोई चित्र हो तो उसका भी हो सकता है, लेकिन संस्मरण हमेशा अतीत का होता है।
वर्तमान या भविष्य का नहीं होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये अंतर है कि रेखा चित्र अतीत वर्तमान भविष्य कभी कभी हो सकता है, वो कल्पना लेखक कर सकता है, बना सकता है, लेकिन संस्मरण सिर्फ और सिर्फ जो होता है किसका होता है, अतीत का होता है। यानी क्योंकि हम उससे मिल चुके हैं, तो मिले कब है, पुराने टाइम में, पास्ट में मिल चुके हैं, तो पास्ट का होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संस्मरण में लेखक उन्हीं तथ्यों का वर्णन करता है जो वास्तव में घटित हो चुके होते हैं संस्मरण में, क्योंकि उससे व्यक्तिगत संबंध लेखक का है इसलिए, और कल्पना से कुछ भी वो नहीं जोड़ता है। लेकिन रेखा चित्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता, और कल्पना भी क्रिएट कर सकता है। तो ये रेखा चित्र और संस्मरण में है। हो सकता है कि लिखने के लिए आ जाए तो आपको ये ना लगे कि अरे क्या लिखूं, मैंने पढ़ाया तो है आप लोगों को, ये चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एग्जाम के टाइम में एक बार फिर से प्रिपेयर करवा देती हूँ। ठीक है, रेखा चित्र में लेखक के निजी व्यक्तिगत का कोई महत्व नहीं होता है, और संस्मरण में लेखक के निजी विचार किसी न किसी प्रकार आ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उस व्यक्ति के साथ, उसके जीवन के साथ संबंध होता है। इससे आप अपने लफ्जों में कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और पॉइंट बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, एक नंबर डालिए, एक तरफ रेखा चित्र लिखिए, एक तरफ संस्मरण लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए और फिर उसे माइंड में बिठाइए। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया रेखा चित्र और संस्मरण का। अब आत्मकथा और जीवनी देख लेते हैं। अब देखिए, आत्मकथा का लेखक अपने जीवन के बारे में खुद लिखता। आत्म मतलब स्वयं होती है, कथा का मतलब लिखना, तो स्वयं के बारे में लिखना। तो आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है, और वहीं जीवनी लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। तो आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखी जाती है और जीवनी जो होती है दूसरे के बारे में लिखी जाती है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई अपनी जीवनी जो होती है वो आत्मकथा होती, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई। मान लीजिए कोई मेरे बारे में लिखता है, तो वो मेरे द्वारा लिखी गई, उस व्यक्ति के द्वारा मेरी जीवनी लिखी गई है, जो मेरी आत्मकथा होगी। ठीक है, और इसके विपरीत जब कोई लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को कालक्रम के अनुसार से प्रस्तुत करता है तो उसे जीवनी कहते हैं। तो आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा का नायक लेखक स्वयं होता है, क्योंकि वह अपने बारे में लिख रहा है तो स्वयं होता है, और जबकि जीवनी का नायक लेखक स्वयं नहीं, कोई अन्य व्यक्ति होता है। मैं अमिताभ बच्चन के बारे में लिखना चाह रही हूँ, तो वो क्या हो गया, वो उनकी जीवनी में लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ तो मैं लेखक हूं, तो मैं दूसरी हो गई। लेकिन अमिताभ बच्चन जब अपनी खुद आत्मकथा लिखेंगे तो वो क्या होगा, स्वयं का लिख रहे हैं, और स्वयं के साथ साथ में वो खुद लिख रहे हैं, इसलिए लेखक वो खुद होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर आत्मकथा का नायक लेखक स्वयं होता है, और जीवनी का जो लेखक होता है वह स्वयं नहीं, कोई और व्यक्ति होता है, और जिसको जीवन को आधार बनाकर जीवनी लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालता है। आत्मकथा में लेखक जो गुजर चुकी है उसके साथ, उसके लाइफ के साथ, पास्ट में, उसके बारे में लिखता है, अपने अतीत का विश्लेषण करता है। इसलिए उसे सामग्री की तलाश बाहर नहीं करनी पड़ती कि हमें क्या लिखना, उसके पास बहुत कुछ लिखने के लिए होता है। जबकि जीवनी जो होती है उसमें लेखक के लिए इसकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि जीवनी लेखक जिसकी जीवनी लिखता है उसका निकट का संपर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेगा, उसने कहीं से कुछ उसके बारे में पढ़ा, फिर अपने बारे में उसने जोड़ दिया। तो ये यहाँ पर हो गया जीवनी और आत्मकथा के बारे में अंतर। ठीक है, ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जीवनी और आत्मकथा के बारे में लिखने को आ जाए तो आप लिख सके। ओके, चलिए, आत्मकथा और जीवनी में कुछ समानताएं भी हैं, वो देख लीजिए। आत्मकथा और जीवनी लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएं ली जाएं, किंतु उनमें हृदय को छूने वाली अथवा जीवन में मोड़ लाने वाली घटनाओं का समावेश अवश्य होता है। तो समानताएं यही होती है, जब आत्मकथा कोई अपनी लिखता है, किसी और की जीवनी लिखता है, तो उसमें क्या होती है, व्यक्ति के जीवन की घटनाएं ली जाती हैं जो दिल को छुए। ठीक है, और जीवन में इंपॉर्टेंट जो कुछ ऐसे लाइफ में चेंजेस हुए हैं उनको लिया जाता है, किसमें, आत्मकथा और जीवनी में। तो ये समानता हो गई। चरित्र नायक के जीवन की प्रामाणिक और तथ्यपरक जानकारी की अपेक्षा रहती है। दोनों में ये कोशिश रहती है कि जो नायक होता है, जिसके बारे में लिखा जाता है या जो अपने बारे में लिखता है, तो जानकारी बिल्कुल सही तथ्यपरक हो, यानी कि सही होनी चाहिए। इसीलिए कल्पना और कृत्रिमता की इसमें कोई स्थान नहीं होती, इसलिए कल्पना को बहुत दूर रखा जाता है आत्मकथा और जीवनी से। ठीक है, ये समानताएं हो गई। साहित्य के अन्य रूपों के समान आत्मकथा और जीवनी की शैली में भी प्रभावपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो ये, और जो दूसरी बात,
घटनाएं जिस क्रम में लिखी जाती हैं उस क्रम में वे घटी हो, यानी घटनाएं जिस क्रम में घटी हो उसी क्रम में लिखी जानी चाहिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आत्मकथा और जीवनी की समानताओं में, और ये हमने इनमें यहाँ पे अंतर देखा। तो हमने ले लिया 3, उपन्यास और नाटक में अंतर ले लिया, इस संस्मरण और किसमें, रेखाचित्र में अंतर ले लिया। अब यहाँ पे हमने किसमें ले लिया, जीवनी और आत्मकथा में। जीवनी और आत्मकथा 100% ऐसा लगता है क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दोनों जनरली लोग मिलते जुलते वर्ड लगते हैं, लोगों को लगता है कि एक ही है। ठीक है ना, लेकिन बहुत डिफरेंसेस इसमें है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, रिपोर्ट आज पता ये पढ़ा चुके तो उसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना काफी है। अब जो आपने पढ़ा है, जितने वीडियो है उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उनको एक बार देख लीजिए। ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट्स करके या फिर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और जो लिंक है ग्रुप का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका ये पेपर अच्छा जाए। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।